नमस्कार, मैं अवनीश वैद आप सभी लोगों का आज फिर से स्वागत करता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आने वाले 3-4 सालों के अंदर चाइना यूएस की इकोनॉमी को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड लीडर बन जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा। हालांकि हम भी अपने विजनरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की नेतृत्व के अंदर अपने आप को विश्व गुरु के रूप में देखते हैं, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है इसके लिए हमें कुछ स्टेटिस्टिक का एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि क्या हम भी विश्व गुरु की राह में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। हमें आज़ादी मिली थी 1947 के अंदर। उस समय चाइना भी जापान और अपने गृह युद्ध के अंदर उलझा हुआ था। हाँ, उसका जो अस्तित्व प्रेजेंस उसकी जो हुई वो हुई 1949 के अंदर, जो इंडिया के 2 साल बाद। 1980 की अगर मैं बात करता हूं तो चाइना और इंडिया दोनों की जो इकोनॉमी है करीब करीब बराबर थी, 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर की। लेकिन यदि मैं आज की बात करता हूं तो चाइना ने अपनी इकोनॉमी के अंदर एक जबरदस्त लंबी छलांग लगाई और आज वो 2 ट्रिलियन से 14 ट्रिलियन से भी बड़ी इकोनॉमी बन गई है, जो आज की रेट के अंदर वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट यूएस के बाद इकोनॉमी है और वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर 14 से 15% का शेयर रखती है। जबकि इंडिया की अगर हम बात करें, इससे उलट 1980 के अंदर जो इकोनॉमी 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर की थी, आज भी वो 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर को भी क्रॉस नहीं कर पाई है और अपना जो भागीदारी है वो केवल 3 और 4% की ही रखती है। यदि हम बात करते हैं पीपीपी आपका जो इकोनॉमी है, तो चाइना की पीपीपी इकोनॉमी जो है 27 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है, जबकि हमारी केवल 12 ट्रिलियन यूएस डॉलर की। यदि हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, जहां चाइना की पर कैपिटा इनकम 10,000 यूएस डॉलर की है, तो हमारी उससे 5 टाइम्स कम यानी केवल 2,000 यूएस डॉलर की। जहां हम हर समय बस कुर्सी की कबड्डियों में लगे हुए थे कि किसको नेता बनाना है, किसको नेता नहीं बनाना है, वहीं पर 1979 के अंदर चाइना का जो एक करिश्माई नेता था डेज योपिंग, उनके लीडरशिप के अंदर चाइना ने अपने आप को पूरी तरीके से वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिया था। उन्होंने पूरे वर्ल्ड को मैसेज दिया, इन्विटेशन दिया कि प्लीज़ हमारी कंट्री के अंदर आइए, इन्वेस्ट कीजिए, हमारे पास एक काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ है, यहाँ से आपको पावर मिलेगी, पैसा कमाने का मौका मिलेगा और आपके साथ साथ हम भी डेवलप करेंगे। और वाकई में उन्होंने वही किया। उसके बाद चाइना ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और लगातार वो अपने प्रोग्रेस के पथ के ऊपर राजपथ का निर्माण करते रहे। इसके उलट यदि हम इंडिया की बात करें, डेफिनेटली हमने भी अपने आप को वर्ल्ड के लिए ओपन किया, लेकिन 1991 के अंदर, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। यदि हम चाइना की एवरेज इनकम की सैलरी की बात करते हैं तो 27 यूएस डॉलर है, जो इंडिया की एवरेज इनकम से 5 टाइम्स ज़्यादा बेटर है। जहां पर चाइना ने 1980 के अंदर अपने आप को मेड इन चाइना के नाम से इस्टेब्लिश कर लिया था और पूरी दुनिया के अंदर अपना साम्राज्य फैलाने में लग गया था, हम तो आज 2014 के अंदर मेक इन इंडिया का नारा दे रहे हैं और उसमें भी हम पूरी तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। चाइना के अगर हम लोग एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो चाइना का आज का जो एक्सपोर्ट है वो 2.25 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है और हमारा इंडिया की अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो जस्ट 200-300 बिलियन यूएस डॉलर का है केवल। यानी वर्ल्ड के एक्सपोर्ट के अंदर हम केवल 3% की भूमिका निभाते हैं। जितना हम पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा तो चाइना अकेले यूएस को ही एक्सपोर्ट कर देता है, अप्रोक्सीमेटली 425 बिलियन यूएस डॉलर का। और हम केवल और केवल मतलब हम जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं केवल 68 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं और फिर हम कहते हैं कि यदि हम चाइना से इंपोर्ट करना बंद कर देंगे तो चाइना की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से कलेप्स हो जाएगी। ज़रा सोच के देखिए, हमको कितना एक्सपोर्ट करती है चाइना, जस्ट 68 बिलियन का, और यूएस को वो करती है 425 बिलियन यूएस डॉलर का। इसके अलावा यदि हम लोग बात करते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को अगर मिला दिया जाता है तो चाइना यूएस को जो करती है वो 583 बिलियन का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है, जबकि हमारे साथ में केवल 84 बिलियन का काम करती है। हम बात करते हैं 1994 की। उस समय यूएस डॉलर के मुकाबले चाइना की जो इकोनॉमी थी वो 8.7 येन के मुकाबले थी, जबकि इंडिया की 1994 के अंदर $1 इक्वल टू 31 रुपीज़ थी।
लेकिन उसके बाद में चाइना ने अपने इकोनॉमी के ऊपर पूरी तरीके से काम किया, उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि आज $1 इक्वल टू 7 येन से भी कम की कीमत रह गई है। वहीं पर अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो $1 में 1994 में जहां 31 रुपीज़ होते थे, आज $1 इक्वल टू 70 रुपीज़ प्लस हो गया। कई बार तो ये 74, 75, 76 रुपये तक पहुंचने लग गया। जरा आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा इसके अंदर फ़र्क आ गया। मतलब चाइना का बड़ा एक सीधा सा सिंपल सा फार्मूला है कि किसी भी कंट्री से रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कीजिए, उसके बाद उसका प्रोडक्ट बनाइए, उसके ऊपर मार्जिन कमाइए, अपने कंट्री के जो लोग हैं उनको आप रोजगार के अवसर पैदा कीजिए और उसके बाद में उसी कंट्री को जिससे आपने रॉ मटेरियल मंगवाया था उसी को वापस प्रॉफिट कमा के एक्सपोर्ट कर दीजिए। जबकि यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो आज भी हम मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट है वो रॉ मटेरियल का करते हैं। हमारे पास इतनी बड़ी मतलब यंगस्टर की फौज है, हमारे पास इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की पावर है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरीके से लच्चर है, लाल लतीफ़ा शाही के हम शिकार हो रहे हैं। नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह इलेक्शंस के चक्कर में हम पूरी तरीके से फंसे हुए हैं, जिसके कारण से हम बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। और आज भी बजाय कि हम रोजगार पैदा करें, उसकी बजाय केवल और केवल रॉ मटेरियल को ही एक्सपोर्ट करने में लगे हैं। बताइए आप, चाइना ने दुनिया को बतला दिया कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को मेरी ज़रूरत है, सो आपको मेरे पास आना पड़ेगा किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। और स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ कोरोना के बाद, तो उसके बाद तो उसने मेडिकल लाइन में भी अपने हाथ इस तरीके से पसारे हैं कि दुनिया को चाइना की तरफ देखना ही पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं चाइना की ग्रोथ की, तो आज जहां पर चाइना अपना पूरा मैक्सिमम पैसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, अपनी डिफेंस के ऊपर, अपनी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च कर रहा है, वहां पे इंडिया की हालत यह है कि हम धर्म, जात, हिंदू, मुस्लिम, इलेक्शन, इन्हीं के ऊपर अपने आप को बर्बाद किए जा रहे हैं। जहां चाइना अपना कॉम्पिटिटर अकेले और अकेले US को मानता है, हमारा कॉम्पिटिटर कौन है जरा सोच के देखो, वो भूखा नंगा पाकिस्तान, जिसके पास उत्पादन, जिसके पास प्रोडक्शन की कोई चीज़ नहीं है, केवल वो टेररिस्ट का उत्पादन करता है। कैसे हम लोग मुकाबला कर पाएंगे जब तक हमारी सोच ही बड़ी नहीं होगी? हम कैसे बड़ा सोचेंगे? यदि आपको बड़ा बनना है, यदि आपको विश्व गुरु बनना है, तो सबसे पहले तो आपको जो मुकाबला करना होगा वो मुकाबला ही चाइना या US से करना होगा या दूसरी यूरोपियन कंट्रीज से करना होगा। अदरवाइज कैसे आप विश्व गुरु बन पाओगे, मैं समझ ही नहीं पा रहा। यदि मैं 1981 की बात करता हूँ, तो जहाँ पर चाइना के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब गरीबी थी, लेकिन आज की डेट के अंदर अगर मैं उसकी बिलो पुअर्टी लेवल देखता हूं तो वो 2% का रह गया है, जबकि हमारे यहाँ पर आज भी वो 12% का है, यानी करीब 17 करोड़ लोग आज भी बिलो पुअर्टी लेवल के नीचे हैं हमारे यहाँ पर। मतलब चीन के साथ में ये है कि वो जहाँ भी जाता है वहाँ पर पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेता है। जिसकी कंट्री में जाता है वहाँ पर अपनी कॉम्पिटिटिव रेट्स, अपने बल्क प्रोडक्शन और अपने जो कम से कम जो अच्छी क्वालिटी है उसके थ्रू और कमिटमेंट के थ्रू उस पूरे जो कंट्री है उसके बिजनेस को कैप्चर कर लेता है। चाइना का बड़ा सिस्टम सीधा सा सिस्टम है कि वो जहाँ भी किसी भी सिटी को पूरी तरीके से स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करके एक चीज़ के लिए हब बना देता है कि यदि आपको मान लीजिए इलेक्ट्रिक का कोई आइटम लेना है, फर्नीचर लेना है, R&D से रिलेटेड कोई चीज़ है, आपको मोबाइल के लिए है, तो हर चीज़ के लिए एक अलग सिटी होती है। उसके अंदर आपको टॉप से लेके बॉटम तक की हर चीज़ एक साथ अवेलेबल होती है, जिससे उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी सस्ता पड़ता है, उसका कोई खर्चा नहीं आता। आज कोई भी चीज़ बनती है इमीडिएटली वर्ल्ड के कोने कोने में पहुँच जाती है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है, यदि किसी को कोई चीज़ लेने आना होता है तो वो पर्टिकुलर एक सिटी में आता है, वहीं पे वो कई जनों से मिलता है और अपना प्रोडक्ट का ऑर्डर देकर चला जाता है। यही कारण है कि आज जहाँ पर इंडिया के अंदर हम लोग पूछते हैं हाउ मच, वो पूछता है हाउ मेनी, मतलब क्वांटिटी में बात करता है। वो जो भी ऑर्डर लेता है कंटेनर्स में ऑर्डर लेता है। सोच कर देखिए कितना फ़र्क है हमारी और चाइना की सोच के अंदर। आज मैं इसके अलावा बात करूं तो चाइना का जो प्रोग्रेस का सेकंड रीज़न है वो है कि उसका जो लैंड एक्विजिशन का जो नियम है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। यदि नेशन को किसी भी प्रोग्रेस के लिए किसी भी ज़मीन की ज़रूरत होती है तो बड़े आराम से उसको एक्वायर कर सकते हैं।
लेकिन मैं यदि इंडिया की बात करता हूं तो 2013 के बाद में जो एक्ट आया है उसके बाद यहाँ पर तो लैंड एक्वायर करना बहुत बड़ी मतलब खाने की खीर है। मतलब यहाँ पर लैंड एक्वायर करने के लिए हमको काफ़ी सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। हमारे ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट हैं वो केवल और केवल पन्नों में ही धूल झांकने लगते हैं। हमारे साथ एक प्रॉब्लम है कि हम कोई भी योजनाएं बनाते हैं वो पंचवर्षीय योजनाओं में कन्वर्ट करते हैं, उससे आगे की हम सोचते ही नहीं है, क्योंकि 5 साल बाद दूसरे चुनाव होंगे, उसके बाद पता नहीं कौन लीडर आएगा, उसका क्रेडिट हमको नहीं मिलेगा। जबकि चाइना हमेशा हमसे 10-15 साल आगे की सोचता है और ऑलरेडी वो हमसे 15 साल आगे है आज की तारीख के अंदर। जरा सोच के देखिए उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कितना बड़ा है। आज जहाँ पर हर कंट्री को अपने जीडीपी का 7-8% इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करना होता है, चाइना अपना जीडीपी का 9-10% इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा कर रहा है। और उनका जो जीडीपी है वो भी कितनी है, 14 ट्रिलियन से ऊपर, जबकि हम केवल 6-7% का अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा कर रहे हैं और हमारी जो जीडीपी है वो केवल 3 ट्रिलियन से भी नीचे है। जरा सोच के देखिए, हम और चाइना के अंदर अगर हम अपना कंपटीशन चाइना से करते हैं तो हम और चाइना में कितना फ़र्क है उसको आप समझने की जरा कोशिश कीजिए। यदि चाइना के वर्ल्ड मार्केट शेयर की हम बात करते हैं तो हम में और चाइना में कितना बड़ा फ़र्क है। यदि हम बात करते हैं चाइना के कोल प्रोड्यूस करने की बात, तो आज चाइना नंबर 1 है वर्ल्ड के अंदर। दुनिया का 45% कोयला अकेला चाइना पैदा करता है। यदि हम बात करते हैं वर्ल्ड के जो स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर चाइना का शेयर करीब 45% का है। नॉर्मल फ़ोन की अगर हम बात करते हैं तो 60% का शेयर अकेला चाइना का है। 30% की जो गाड़ियां हैं अकेला चाइना बनाता है। इसके अलावा अगर हम स्टील की बात करते हैं तो चाइना स्टील के अंदर नंबर 1 है, 930 मिलियन टन का वो निर्माण करता है। नंबर 2 के ऊपर इंडिया आता है। अगर हम आपस में दोनों को कंपेयर करें तो चाइना 926 मिलियन टन का उत्पादन करता है और इंडिया केवल और केवल 106 मिलियन टन का। इसके अलावा अगर आप बात करते हो एप्पल, जिसको हम सेब की बात करते हैं, तो दुनिया का 45% जो सेब है चाइना उगाता है। सेकंड नंबर पे यूएस आता है जिसका उत्पादन केवल 6% का है। सीमेंट की बात करते हैं, चाइना 45% वर्ल्ड का सीमेंट बनाता है। 2010 से लेकर 2013 तक कहते हैं चाइना ने इतना सीमेंट यूज़ में लिया था जितना यूएस ने पूरी 20th सेंचुरी में यूज़ नहीं लिया। किस किस चीज़ की हम लोग बात करेंगे, टॉयज़ की छोटी सी बात करते हैं। टॉयज़ की दुनिया के 60% जो खिलौने हैं चाइना बनाता है। इवन यूएस के अंदर 50% जो सप्लाई है वो चाइना की है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं वो उससे भी आगे हैं। इसके अलावा हम लोग अगर गोल्ड माइनिंग की बात करते हैं 13% के आसपास का शेयर अकेले चाइना के पास है। हम बात करते हैं अगर शिपिंग इंडस्ट्री की 35% का शेयर चाइना का है। जरा सोच के देखिए हम कहाँ पर है और चाइना कहाँ पर है। हम एयर कंडीशनर की बात करते हैं 65%, हम शूज़ की बात करते हैं 55%, हम सोलर की बात करते हैं 65%, और तो और छोटी छोटी चीज़ें बटन और अम्ब्रेला की भी बात करें तो वहाँ भी चाइना का जो वहाँ पे रोल है वो करीब 55% के ऊपर वो माना जाता है। यानी दुनिया का मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो चाइना करता है। इसके अलावा किसी भी कंट्री के लिए ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है वहाँ का इनकम टैक्स, वहाँ का सेल टैक्स। आज चाइना का जो नॉर्मल जो स्लैब है वो 3% से 45% का है। यानी एवरेज उनकी जो इनकम टैक्स भरते हैं लोग वो 25% कैरी करते हैं। जबकि इंडिया की मैं अगर बात करूं, छोड़िए इंडिया की बात ही नहीं करनी, जहां पर 2% तो केवल इंडिया के अंदर टैक्स भरने वाले नहीं है। कैसे इंडिया ग्रोथ करेगा आप जरा सोच कर देखिए। यदि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो आज दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो ब्रिजेस हैं वो चाइना के पास है। सबसे बड़े बड़े और सबसे ज़्यादा जो ब्रिजेस हैं वो चाइना के पास है। अगर मैं आज दुनिया के रेल नेटवर्क की बात करता हूं तो चाइना के पास करीब 1,30,000 किलोमीटर का बड़ा सारा रेल नेटवर्क है। जबकि हम इंडिया को बोलते हैं कि हम रेल नेटवर्क में आ गए हैं, हम कहीं भी उसको टच नहीं कर पाते हैं। अगर हम बात करते हैं अपने डैम की, चाइना के पास में 87,000 डैम है।
यदि आप पूरे वर्ल्ड के डैम को एक साथ मिला देते हो ना, तो भी आप चाइना के डैम्स का मुकाबला नहीं कर सकते हो। इतने डैम जो हैं वो अकेले चाइना के पास के अंदर है। आप जरा सोच कर देखिए, दुनिया के जो सबसे ज़्यादा बड़े 6-7 जो आपके पोर्ट हैं, शिपिंग पोर्ट्स हैं, वो चाइना के पास हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मेट्रो की। मेट्रो स्टेशन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर करीब करीब 14-15 मेट्रो स्टेशन है, जबकि चाइना के यहाँ पर 33 सिटीज़ के अंदर मेट्रो है, चलती है। लेकिन बात मेट्रो स्टेशन की बात नहीं है, बात है कि हमारा मेट्रो के अंदर और चाइना में कितना बड़ा फ़र्क है। जहाँ हमारे 13-14 सिटीज़ के पूरे मेट्रो की अगर हम लंबाई नापते हैं तो केवल 700 से 750 किलोमीटर की है, जबकि चाइना की एक एक सिटी, चाहे वो बीजिंग हो चाहे वो शंघाई हो, उनकी अकेले की जो मेट्रो की लेंथ है वो 700 किलोमीटर से ज़्यादा है। अगर मैं आज का जो सबसे चर्चित नाम है वुहान, वहाँ पे 340 किलोमीटर का उनका मेट्रो नेटवर्क है। अगर मैं गोंजू की बात करूँ तो 500 किलोमीटर से ज़्यादा का उनका जो मेट्रो का नेटवर्क है। कहाँ हम मुकाबला कर पाएंगे? अगर हम इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के अंदर बात करते हैं तो चाइना आज की डेट के अंदर 7000 टेरावाट हर्ट यानी क्या कहते हैं अपने TWH का निर्माण करता है, जबकि इंडिया की अगर हम बात करें तो केवल 1650 TWH का ही वो निर्माण करता है। यदि हम रोड नेटवर्क की बात करते हैं तो आज की डेट के अंदर चाइना के पास के अंदर 14,000 लाख किलोमीटर की रोड्स हैं, जिसके अंदर भी ज़्यादातर 6 लेन की रोड्स हैं, जबकि हमारे पास क्या है, केवल 1700 लाख किलोमीटर्स की रोड्स हैं। और हम बात करते हैं कि हम चाइना का मुकाबला करेंगे, ये इम्पॉसिबल है। आज अगर मैं बात करता हूँ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो हम जहाँ पर अपनी जीडीपी का केवल 6-7% इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करते हैं, चाइना अपनी जीडीपी का 9 से 10% का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर खर्च कर देता है। क्या क्या चीज़ें की बात करें, हम लोग एजुकेशन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन के ऊपर दुनिया भर का पैसा लगाता है। अगर हम बात करते हैं R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की, तो चाइना का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है वर्ल्ड के अंदर US के बाद 2nd नंबर पे आता है। आज वो जहाँ पर उसके ऊपर 500 बिलियन का खर्चा करता है, हम इंडियन केवल 100 बिलियन का खर्चा करते हैं। यदि हम डिफेंस की बात करते हैं, जहाँ हम अपने डिफेंस के ऊपर केवल और केवल 70 बिलियन का एक्सपेंस करते हैं, वहाँ पर चाइना 250 बिलियन का एक्सपेंडिचर करता है। जरा सोच के देखो, हमारे डिफेंस के पास कितने शस्त्र हैं और उनके पास क्या क्या नहीं है। उनके जो फाइटर जेट्स हैं, उनके जो तोप हैं, उनकी जो शिप्स है, हमारा कहीं हमसे कहीं आगे है। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम कोई भी चीज़ जो वेपन्स हैं वो दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, पहली बार करते हैं, दूसरी बार करते हैं और उसके ऊपर आत्मनिर्भर हो जाते हैं, डिपेंडेंसी बढ़ा देते हैं। जबकि चाइना इसके उलट है, वो एक बार किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करता है, उसके बाद उसी को इस तरीके से खोल देता है, उसकी पूरी R&D करता है और नेक्स्ट टाइम उसी इंपोर्ट की हुई चीज़ को दुनिया के लिए एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है। सोच कर देखिए कितना फ़र्क है हमारे अंदर। आज जब हम 5G की तैयारी कर रहे हैं तो वो 6G के ऊपर काम करने लग गया है, वो 5th जनरेशन वार की तैयारी कर रहा है। आज सभी चीज़ों के ऊपर तो चाइना का कब्जा है। यदि हम मोबाइल की बात करते हैं तो आज हुआई टेलीकॉम को कौन नहीं जानता, जिसने अमेरिका के अंदर जाके पूरे अमेरिकन जो टेलीफोन इंडस्ट्री है उसका गणित बिगाड़ के छोड़ दिया, सारे कंपटीशन को ख़त्म कर दिया और कंटिन्यू आगे बढ़ रहा था। ये तो US डॉलर ने उसके ऊपर जासूसी का आरोप लगा के उसको बैन कर दिया, अदरवाइज़ वो आज सबसे आगे निकल जाता। आज चाइना अपने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना अच्छे तरीके से डेवलप कर लेता है कि वहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो ना के बराबर हो जाती है। आज भी वो अपने ट्रेन का जो सिस्टम है उसको पूरी तरीके से बढ़ाने में लगा हुआ है, ताकि अगर किसी कारण से उसकी मिलिट्री को कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो वो एक कोने से दूसरे कोने के अंदर इमीडिएटली पहुँच जाए। आज जहां हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा है, यानी हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, वो करीब करीब 16 से 17% आती है, बल्कि 18% आती है। चाइना की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो केवल 6% है।
ज़रा सोच के देखिए, अगर आप 10% की लॉजिस्टिक कॉस्ट अपने प्रोडक्ट के अंदर बचाते हैं, आप कितनी प्रोग्रेस करते हैं। इतना ही नहीं है, इसके बाद काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम करते हुए आपका जो माल है आप फटाफट पहुंचाते हो। हमारे यहाँ माल बनने के बाद में हमारे गोडाउन में सड़ता रहता है, जबकि चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण से अपने माल को इमीडिएटली सामने वाले के गोदामों में पहुंचा देता है। उसकी कॉस्ट भी कम, टाइम लिमिट भी कम, हर तरीके से चाइना जीतता है। चाइना में और हमारे में यदि हम बात करता हूँ कि तो किसी भी तरह का कोई कंपटीशन नाम की आज की डेट के अंदर चीज़ नहीं है। ये अलग बात है कि फ्यूचर के अंदर अगर हम सपने बड़े करेंगे, पाकिस्तान की बजाय अपना कंपटीशन चाइना और यूएस से करेंगे, तो डेफिनेटली विल बिकम ए लीडर, हम विश्व गुरु बन सकते हैं। लेकिन आज की डेट के अंदर जब तक हम पाकिस्तान और क्रिकेट की तरफ ही देखते रहेंगे, उसी में उलझे हुए रहेंगे, तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता। जरा आप सोच के देखो, हमारा जो खेल है वो क्रिकेट है। आज अगर हम बात करते हैं ओलंपिक की, हम कहाँ पर है ओलंपिक के अंदर? जस्ट हमारे पास केवल और केवल 27 मेडल है। उसमें से भी यदि मैं बात करता हूँ तो केवल और केवल 9 गोल्ड मेडल है। जबकि अगर मैं चाइना की बात करता हूँ तो उसके अकेले के पास में 543 मेडल है। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से उसको प्रैक्टिस कराई शुरू की जाती है। हमारे यहाँ तो उसको बस पोथी ज्ञान यानी किताब बुकिश नॉलेज दी जाती है, जबकि वहाँ पर आपको बुकिश नॉलेज से ज़्यादा आपको डेवलप किया जाता है कि किस तरीके से आप प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाते हो। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो एजुकेटेड होते हैं, जो पढ़े लिखे या संपन्न लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा माइग्रेट करते हैं वर्ल्ड की तरफ के अंदर, क्योंकि यहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, यहाँ पर उनको पैसा नहीं मिलता। क्यों वो इंडिया के अंदर रहे? जबकि चाइना के अंदर हालत ये है कि वहाँ के कोई लोग यदि बाहर पढ़ने जाते हैं और उनको पता लगता है कि अपने फील्ड के अंदर काफ़ी आगे निकल गया है, तो उसको एक चाइना के अंदर वापस बुलाते हैं और उसको मन चाहे सैलरी देते हैं, मन चाहे उसको प्रलोभन देते हैं कि भैया तुम यहीं पर रुक के काम करो। वो अपनी R&D के अंदर कितना खर्च करता है, इसको सोच कर देखिए। हालांकि हमने इस बात पे बात कर चुके हैं पहले ही कि चाइना के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन यदि हम आज इंडिया के पास भी बात करें तो हमारे पास भी आगे बढ़ने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। क्योंकि जहां पर आज यूरोपियन और अमेरिकन की जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं वो पूरी तरीके से कलेप्स हो गई है कोरोना के बाद में। उनका जो सबसे बड़ी डिपेंडेंसी थी टूरिज़्म के ऊपर, वो टूरिज़्म उनका पूरी तरीके से कलेप्स हो गया। इसके बाद में वो पूरी तरीके से एक्सपोर्ट के ऊपर टिके हुए थे, वो एक्सपोर्ट सारा ख़त्म हो गया। आज हमारे लिए वही जो संभावना है वो अपॉर्चुनिटीज़ बन गई। आज हमारे पास पहले कभी भी टूरिज़्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए हमें उससे कोई खास नुकसान नहीं होगा। हम पहले भी कोई बहुत बड़ा एक्सपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए उससे भी हमको कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, हमारा जो सबसे बड़ा रेवेन्यू है वो क्रूड ऑयल के थ्रू बाहर चला जाता था, लेकिन आज क्रूड ऑयल इतना सस्ता हो गया है जिसके कारण से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। ये अलग बात है कि आज की डेट के अंदर हमारी जो ट्रिलियन जो इकोनॉमी थी वो 1.9 की ग्रोथ के ऊपर आ गई है। लेकिन अभी भी हमारे पास इन्फिनिट मतलब संभावना है, स्काई इज़ नो लिमिट। आप कितना भी भाग सकते हो, बस अपने आप को विचारों की जो ताकत है उसको बड़ा करना पड़ेगा और आपको उस दिशा में लगातार काम करना पड़ेगा और चाइना से अपना कंपटीशन करना पड़ेगा। हालांकि आपकी जो मैक्सिमम जो फील्ड है, चाहे वो रियल इस्टेट का है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री है, चाहे मैं अगर बात करता हूँ आपका पर्टिकुलर बैंकिंग सिस्टम है, वो एक तरीके से डगमगा गया है। लेकिन इसके कारण से मैं साथ के अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करूं तो सीमेंट और स्टील का जो सेक्टर है वो भी धीरे धीरे कम होगा। लेकिन आज की डेट के अंदर हो सकता है ये वी शेप की इकोनॉमी हो, जहां पर एक बार की नीचे की तरफ इकोनॉमी आएगी और एकदम बाउंस बैक करके ऊपर चली जाएगी। तो हमारे पास कमाने के लिए काफ़ी साधन है। जहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ है पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, हो सकता है वो काफ़ी सारी कंपनीज जो कहती हैं कि अपने ऑफिसेज आप चाइना में बंद कर दीजिए और आप वापस आ जाइए, जैसे जापान ने भी अपने जो स्टाफ है उनको सबको बुला लिया है, हो सकता है उनको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है जो इंडिया में नज़र आए। ये हमारे लिए बहुत बड़े काम की चीज़ साबित हो सकती है। लेकिन हमको सबसे पहले तो अपनी लाल लतीफ़े शाही जो है उसको छोड़नी होगी। इलेक्शन का जो ये कुर्सी की दौड़ है इसको दूर करना होगा। अपनी इकोनॉमी को सेव करते हुए उसके ऊपर लगातार काम करना होगा और इसके अलावा अपने आप को पूरी तरीके से ओपन करना होगा और लगातार आगे बढ़ना होगा। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना होगा। आज कहते हैं कि हमारे पास वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा समझदार IT इंजीनियर्स हैं,
लेकिन बावजूद वो इंडिया में नहीं है, वो बाहर चले जाते हैं। आज अगर मैं ई कॉमर्स की बात करता हूं तो वर्ल्ड के ई कॉमर्स के ऊपर करीब 55% का यूएस का कब्जा है। हम कहते हैं कि आज चाहे वो गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, उसका सीईओ इंडियन है, लेकिन हम वो माइक्रोसॉफ्ट या गूगल अपने यहाँ पर क्यों नहीं बना सकते? जबकि चाइना एकदम ऐसा ही करता है, जहाँ पर हम पूरी तरीके से यूएस के ई कॉमर्स के ऊपर टिके हुए हैं। चाइना ने अपने यहाँ पर यूएस को बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेने दी। इवन गूगल हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, कुछ भी हो, जहाँ हम यूएस के उन पे टिके हुए हैं, चाइना ने सारे कुछ अपना बना के छोड़ दिया और अपनी लैंग्वेज में है, ताकि वो ज़्यादा किसी के सामने प्रोपेगेंडा मतलब दिखा भी नहीं सकता, उसकी चीज़ों को कोई समझ में नहीं सकता। इससे पहले कि कोई उसकी R&D को समझ पाए, उससे पहले तो वो चीज़ों का निर्माण कर देता है। यही काबिलियत है हम में और इंडिया, जो चाइना में और हम में फ़र्क है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमको भी अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। ऑलरेडी हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और यदि मेरे और भी वीडियो आपको देखने हैं तो AVNISH अवनीश BAID बैद यानी अवनीश बैद के नाम से आप सर्च कीजिए, आपको मेरे और भी काफ़ी सारे वीडियो नज़र आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, क्योंकि दुनिया के लिए आप केवल एक शख्स हैं, लेकिन अपनों के लिए पूरी दुनिया है। थैंक यू वेरी मच।